नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चित्रकला के एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व पोत के बारे में चर्चा करेंगे। पोत को हम टेक्सचर के नाम से जानते हैं। इसकी एक बहुत ही सरल परिभाषा हम यूँ दे सकते हैं कि टेक्सचर इज़ द कैरेक्टर ऑफ द सरफेस। इससे आप समझ गए होंगे कि जो सतह है, किसी भी वस्तु की सतह का अपना एक गुण होता है जिसे हम पोत कह सकते हैं। इस भौतिक जगत में उस ईश्वर ने अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है। संभवतया जीवन भर उनकी संख्या भी न गिनाई जा सके। वो सबसे बड़ा सृष्टा है। विभिन्न प्रकार के पत्थर, उनके वर्ण तथा रूप एवं स्पर्श ज्ञान होते हैं। इसी प्रकार लकड़ियों के रेशे, प्रवाह, रंग तथा धरातल, फूल पत्तियों की मृदुलता तथा वर्ण का आस्वादन देखने वालों को सुखद अनुभूति प्रदान करता है। इसी प्रकार मानव निर्मित अनेक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के धरातलों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लोहे से बनी हुई टेबल, जो कि आप अध्ययन के लिए काम में लेते हैं, उसको हाथ से स्पर्श करके देखेंगे तो उसका धरातलीय गुण आपको अलग सा नज़र आएगा। जबकि लकड़ी की एक टेबल पर हाथ फिरा के देखते हैं तो उसका धरातलीय गुण आपको उससे भिन्न नज़र आएगा। इस प्रकार अनेक वस्तुएं हैं जो ईश्वर द्वारा निर्मित है। जैसे पेड़ का तने पे को स्पर्श करते हैं तो उसका धरातलीय गुण बिल्कुल अलग होता है। यहाँ तक कि अलग अलग पेड़ के तनों का धरातलीय गुण अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं, अर्थात इन्हीं अनुभूतियों की बेसिस पर, आधार पर इन्हीं अनुभूतियों को उसी सतह अथवा धरातल का गुण कहते हैं। अतः किसी भी वस्तु के धरातल का गुण ही टेक्सचर है, पोत है। कला तत्वों में पोत का विशेष महत्व है। अतः कलाकार को इसके प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी कारण पॉल क्ली, जो एक पाश्चात्य बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं। अब जैसे पत्थर है, वह कठोर है और ठोस है, सो वह नर्म मांस जैसा नहीं दिखाया जाना चाहिए। भारतीय कला शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो जैसा दिखता है उसका निर्माण वैसा ही होना चाहिए। चित्रकार द्विआयामी धरातल पर एवं इस सीमा से घिरी चित्रभूमि पर अपना कार्य करता है। उसने भित्ति, कपड़ा, ताड़पत्र, कागज़ एवं अन्य धरातलों का चित्रण के लिए प्रयोग किया है और वह सदैव प्राकृतिक यथार्थ से अनुप्राणित भी रहा है। अपने चित्रण काल में उसने मानव एवं प्रकृति निर्मित धरातलों को चित्रभूमि पर उतारने का प्रयत्न किया है। यह निश्चित है कि उसका सच्चा गुण तो चित्र में नहीं आ सकता, परंतु जिस प्रकार चित्रकार चित्र में रंग भरकर दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वह समूचे धरातल की अनुभूति को पोत का निर्माण करके अभिव्यक्त करता है। यह पोत अभिव्यक्ति चित्रकार प्राचीन समय से प्रयोग करता आ रहा है, क्योंकि कला मात्र दृष्टिगत ही न होकर कलाकार की अनुभूतियों के साथ बंधकर भी चलती है। पोत के सफल अंकन के लिए जिस क्रमिक अध्ययन की आवश्यकता है, उसमें सर्वप्रथम हम पोत का वर्गीकरण करते हैं। पोत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राप्त, दूसरा अनुकृत और तीसरा सृजित। प्राप्त
के अंतर्गत वे सभी धरातल आ जाते हैं जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं। पदार्थ चित्रण या ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कलाकार को इनका अध्ययन स्पर्श करके भी करना चाहिए। पोत का वस्तुओं जैसे पुष्प, पत्र तथा फल आदि को काटकर तथा सुखाकर भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भिंडी की सब्ज़ी आपने देखी है। भिंडी बाहर की तरफ से जैसी नज़र आती है, अगर उसको काटा जाए और काट करके इसे देखा जाए तो उसके अंदर अलग ही टेक्सचर्स नज़र आते हैं। आप लोग इसे करके देख सकते हैं। अनानास को बाहर से जब देखते हैं तो उसके टेक्सचर्स या पोत बाहर से भिन्न होता है, जबकि उसको काट के देखिए उसके भीतर का टेक्सचर और भी अलग होता है। दूसरा है अनुकृत। अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत इसके अंतर्गत आते हैं। पदार्थ चित्रण में प्रतिकृति अंकन हेतु चित्रकार इसका प्रयोग करता है, क्योंकि प्रकृति दत्त पोत का यह अध्ययन पहले ही कर लेता है। प्राचीन वाङ्मय में ऐसे अनेक पदार्थ, ऐसे अनेक संदर्भ भरे पड़े हैं। आज ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिनमें पोत का सफल अंकन हुआ है। यदि भारतीय लघु चित्रों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होगा कि पोत का प्रयोग अनुकृति के आधार पर होते हुए भी अलंकृत बन गया है। अलंकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। तीसरा है सृजित। यह उपरोक्त दोनों पोत से भिन्न है। कलाकार अपने यंत्रों तथा साधनों की सहायता से इसका निर्माण करता है। पानी और तेल रंग परस्पर मिलकर मोटे रंग लगाने पर एवं अन्य पोत संसाधनों के प्रयोग द्वारा वह कल्पनाजन्य नई सतह तथा धरातल का निर्माण करता है। आप इसका उदाहरण बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपने बसली को बनते हुए देखा है, या फिर आप खुद एक प्रयोग कर सकते हैं। एक पानी का टब ले लीजिए, उसके अंदर आधे से ज़्यादा उसे पानी से भर लीजिए, उसके अंदर तारपीन का तेल या लिंसिड ऑयल डाल सकते हैं और ऑयल कलर लेके उसे डाइल्यूट कर लीजिए, पतला कर लीजिए, मीडियम मिला के लिंसिड ऑयल या तारपीन का तेल मिला के उसे पतला करके उसे पानी जितना पतला करके उसके ऊपर डाल दीजिए। तो ये वाला जो रंग जो कि तेल से मिश्रित है, पतला है, वो पानी की सतह पर तैरने लगेगा और इसे विभिन्न रंगों में लाल, सफ़ेद, नीला, पीला, अलग अलग रंगों में मिक्स करके आप डालिए। तत्पश्चात आप एक कागज़ की शीट लेकर के बहुत हल्के से पानी में डाल के इस तरह से उठाएं कि ऊपर वाली सतह पर जो तेल मिश्रित रंग लगा है वो आपकी इस शीट के ऊपर हौले से शिफ्ट हो जाए, और जब ये शीट बाहर निकलेगी तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। ये अलग सा, एक अद्भुत सा, अजाना सा टेक्सचर आपकी शीट के ऊपर कैसे उभर आया। तो ये है सृजित पोत। इसी प्रकार से आप पेंसिल या पेन के आपकी शीट के ऊपर डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करके भी विभिन्न तरीके के पोतों का सृजन कर सकते हैं। तो हमने पोत के वर्गीकरण में इन 3 तरह के पोतों का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करते हैं पोत एवं अंतराल का, टेक्सचर एंड स्पेस। चित्र में अंतराल की एक रस्ता को पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है, अर्थात चित्र में जो एक सूनापन सा आ जाता है, खाली खाली सा लग रहा है, उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक शीट ली, शीट के ऊपर एक ग्लास का निर्माण किया, लेकिन सिर्फ एक ही ग्लास का निर्माण किया और पीछे का जो सारा शीट है वो खाली सा नज़र आ रहा है। तो अर्थात जो अंतराल है वो सूना सूना सा लगता है। तो इसके अंदर रुचि उत्पन्न करने हेतु आपको टेक्सचर्स डाल देने चाहिए ताकि आपका चित्र बैलेंस्ड लगे, कहीं पे उसमें खालीपन, सूनापन, विरक्ति सी न लगे। यदि 2 आकार, परिमाण तथा रचना में
एक समान है तो पोत द्वारा असम संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। कोलाज का विकास पोत के प्रति रुचि और पोत तथा अंतराल के परस्पर महत्व के कारण कला की अभिव्यक्ति का माध्यम बना है। कोलाज आप जानते ही होंगे, हम कभी फिर इस पे चर्चा करेंगे। अब हम पोत एवं संयोजन के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। पोत के द्वारा चित्रकार संयोजन में निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता है। पहला है विरोधाभास, दूसरा है संगति, तीसरा है पुनरावृत्ति, चौथा है संतुलन और पांचवा है एकता। विरोधाभास एक पतले रंग का वॉश तथा उसके साथ रेतीले मोटे तल का प्रयोग, इस तरह से बहुत स्मूथ और खुरदरी सतह भी विरोधाभास के पोत के साथ संयोजन का एक अच्छा उदाहरण है। संगति, एक ही ऊष्मा वाले पोत का प्रयोग संगति का उदाहरण कहा जा सकता है। पुनरावृत्ति, इसके लिए एक ही पोत का बार बार प्रयोग करना पुनरावृत्ति के अंतर्गत लिया जा सकता है। संतुलन, यदि किसी चित्रपट पर आप आकारों का निर्माण करें और आकारों के मध्य पोत द्वारा संतुलन को उत्पन्न करें तो ये संतुलन कहा जा सकता है। एकता अर्थात आकार, वर्ण तथा तान के बीच पोत द्वारा उचित ताल मेल बनाया जा सकता है। यह एकता के अंतर्गत उदाहरण कहा जा सकता है। पोत एवं मूर्ति कला पर चर्चा करते हैं। मूर्तियों के निर्माण में पोत के द्वारा प्रकाश के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त प्रस्तर, मिट्टी आदि की एक रस्ता को पोत के प्रयोग द्वारा सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। मूर्ति तल को खुरदरा तथा चिकना आदि बनाकर धरातल में रुचि जागृत की जाती है तथा मूर्ति आकार को संतुलन भी प्रदान कर सकती है। समसामयिक कलाकारों ने तो मूर्ति के तल पर वर्ण के द्वारा पोत सृजन कर एक नया विस्तार भी दिया है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रस्तर पर मगरमच्छ की आकृति बनानी है तो जो मगरमच्छ के ऊपर का भाग है, उसका जो ऊपर हमें पीठ की तरफ दिखाई देने वाला भाग है, उसको आप जैसा मगर दिखाई देता है उस तरह से टेक्सचर के साथ बनाएं और उसके उलट करने पर पेट की तरफ का भाग चिकना बनाया जा सकता है। तो यह है मूर्तिकला में विभिन्न पोतों का निर्माण का उदाहरण कहा जा सकता है। ये दो पोत हैं, लेकिन आधुनिक चित्रकार विभिन्न तरह के पोतों का निर्माण कर मूर्तिकला में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इन वर्णनों से स्पष्ट होता है कि पोत का चित्र अथवा मूर्ति सृजन में विशेष योग है, परंतु सृजित पोत किस प्रकार खोजे जाएं, ये समस्या बनी रहती है। आप में अक्सर जब बच्चों को पोत के बारे में बताया जाता है तो विद्यार्थियों में ये प्रश्न सामान्यतः उठता है कि टेक्सचर्स का निर्माण कैसे किया जाए। इसके समाधान के लिए हम कुछ 3 तरह की चीज़ों पर बात करते हैं। एक है संभावित यंत्र द्वारा, एक संभावित चित्रभूमि और तीसरा है संभावित विधि। संभावित यंत्र के अंदर हम वो यंत्र ले लेते हैं जिनको लेकर के साधारणतः हम उनको टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और पोत का निर्माण करने में उनकी सहायता ले सकते हैं। ये है पेंसिल, स्याही, तेल क्रेयॉन, पोस्टर रंग, जल रंग, तेल रंग और भी जो भी आपकी समझ में आता है इस तरह की चीज़, उन सबको आप ले सकते हैं। अब चित्रभूमि और
संभावित चित्रभूमि क्या हो सकती है? प्लास्टिक के ऊपर बनाया जा सकता है, लकड़ी के ऊपर हम उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जिनके ऊपर आप उनकी सतहों पर आप टेक्सचर्स का निर्माण कर सकते हैं। इससे पहले हमने टूल्स देखे, अब वो जगह है जहाँ पर कि आप टूल्स का उपयोग करके टेक्सचर का निर्माण कर सकते हैं। वो सतह हो सकती है प्लास्टिक, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, रेगमाल कागज़ आदि, और भी कई सारी सतहें जो आप खोज सकें। और किस तरह से किया जा सकता है, ये संभावित विधियां हैं। हम स्याही आदि तरल चीज़ों को या रंग जिसमें कि तेल अधिक तक मिला हुआ है, ऐसे पतले रंग को टपका कर, उड़ेल कर, अगर क्रेयॉन है या पेस्टल है, उसे रगड़ के स्पर्श के द्वारा, पेन पेंसिल है तो घुमा करके, अलग अलग जगह उनको पुश करके, दबा के, मोड़ कर टेक्सचर उत्पन्न कर सकते हैं। कागज़ की जैसी सतह है तो उसे फाड़ कर, जला कर आदि तरीके से हम टेक्सचर्स को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब आपने समझ लिया होगा कि टेक्सचर्स किस तरह से, अर्थात विभिन्न तरह की सतहों पर विभिन्न तरह के टेक्सचर्स को किस तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। आप इन सभी माध्यमों का उपयोग कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक बेहतरीन और डिफरेंट तरीके का नवीन टेक्सचर या पोत आप सृजित करने में सफल हो सकें। उदाहरण के लिए पेंसिल को संभावित चित्रभूमियों पर हल्के हाथ से या दाब के साथ रगड़िए। विभिन्न मार्क की पेंसिल्स जैसे H, 2H, 4H, HB, B, 3B आदि लेकर उनसे प्राप्त प्रभावों का आप अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार क्रेयॉन या ऑयल पेस्टल रंगों का यूज़ कीजिए, उन्हें ट्राई करके देखिए कि विभिन्न तलों पर वे कैसा प्रभाव छोड़ते हैं। ऑयल रंगों को पतला करके, गाढ़ा करके, कम व अधिक लगाकर अनेक प्रभावों को प्राप्त कीजिए तथा उनका किसी संयोजन में प्रयोग कीजिए। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये दिए गए निर्देश, ये जो बताए गए उदाहरण हैं, इनको उसमें उपयोग में लाना है। आप इनको कोशिश करते रहिए और जानते रहिए कला के तत्वों के बारे में। धन्यवाद।